Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology chapter 6 molecular basis of inheritance। तो मैम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं वो हमने पढ़ा है जेनेटिक मटेरियल की खोज, जेनेटिक मटेरियल पता चला कि डीएनए है, डीएनए के बारे में जाना। उसके बाद हमने रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है इसकी बात की थी, इस पे लेक्चर इस पे डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हमने जो इसके बाद किया था, हमने आरएनए के बाद जाना, आरएनए के बारे में जाना, आरएनए कितने टाइप के आरएनए होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा है ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए जो बनता है वो बनता कैसे है और ये क्यों बनता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। किसके बारे में? ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ओके, तो ये जो आरएनए सिंथेसिस होता है या ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, ये कहाँ पे होता है? इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस सबसे पहले तो जानते हैं। साइट ऑफ सिंथेसिस ये होता कहाँ पे है? ये होता है G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की जो G1 एंड G2 फेजेस आती हैं वहाँ पर ये होता है, ठीक है। ओके, और साथ ही साथ डीएनए में, यहाँ पे डीएनए से ही बनता है, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो डीएनए में दो एंड प्रेजेंट रहते हैं, एक तो प्रमोटर एंड होता है, दूसरा टर्मिनेटर एंड होता है। जैसे कि हमने एमआरएनए में पढ़ा था ना, जब हम आरएनए की बात कर रहे थे तो एक एंड था स्टार्टिंग वाला जिसमें कैपिंग की गई थी, दूसरा एक और था ट्रेलर रीजन जो था, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही डीएनए के पास भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इससे पहले कि हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करें, थोड़ा सा एक पार्ट हम जान लेते हैं जिसे कि हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। एक टर्म यहाँ पे को आता है सेंट्रल डोग्मा। बहुत इजी तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टफ ये है नहीं। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है ना, डीएनए से बना एमआरएनए, ठीक है, और एमआरएनए से बन रहा है प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो हम एमआरएनए बनने की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ एमआरएनए के बनने की प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, डीएनए से एमआरएनए जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर यही एमआरएनए प्रोटीन को बनाता है, तो इसे क्या कह दिया जाता है? इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है? सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो सेल के न्यूक्लियस में होती है। ओके, और जो ट्रांसलेशन यानी कि ये एमआरएनए से प्रोटीन जो बनेगा उसको क्या कह देते हैं? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कहाँ होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, तो ये मेन चीज़ें हैं ध्यान रखनी। इससे पहले कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करें तो सबसे पहले इन मेन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, और साइट ऑफ सिंथेसिस होती है G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल डिवीजन जब हो रहा है या सेल साइकिल जब चल रही है तो उस समय G1 एंड G2 फेजेस जो आते हैं वहाँ पर को एमआरएनए का या आरएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर एक टर्म आता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। इन दोनों ही प्रोसेसेस को एक साथ सेंट्रल डोग्मा हम कह देते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है यानी कि डीएनए से आरएनए जो बनता है वो न्यूक्लियस में होता है सेल के, और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले जानते हैं कि मटीरियल क्या क्या रिक्वायर होता है। जब हम या हमारा बॉडी का सेल ये काम कर रहा है तो उस समय क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें है, तो यहाँ पे लिखते हैं।
रिक्वायरमेंट क्या क्या है या मटेरियल क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस क्या है, डीएनए से हमने कहा कि डीएनए से क्या बनने वाला है, आरएनए हम बनाने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। ओके, तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करें तो कैसे बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले हमें चाहिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है, और वही क्या करता है, वो हेल्प करता है डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट होने के लिए। तो एक बार रिक्वायरमेंट से पहले, इससे पहले कि हम रिक्वायरमेंट जाने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा या एमआरएनए बनेगा तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट, ये रिक्वायरमेंट में ये भी है। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट में ये भी है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये डीएनए जो अब देखो यूकैरियोट में जब अगर ये प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस अगर यूकैरियोटिक सेल की आप पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस में होगी, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल आप पढ़ रहे हैं तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की तो ये प्रोसेस होने वाली है न्यूक्लियस में, जैसे कि हमने यहां पढ़ा। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तो ये प्रोसेस होने वाली है साइटोप्लाज्म में, ये ध्यान रखना। ओके, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगी प्रोकैरियोट में। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स में कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट हमारी है, रिक्वायरमेंट में सबसे फर्स्ट तो हमें चाहिए डीएनए का सीक्वेंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है डीएनए सीक्वेंस की हमें जरूरत है, या डीएनए टेम्पलेट भी उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट क्यों कहेंगे, क्योंकि वही डीएनए आगे जाके कंप्लीट करेगा, वही डीएनए कॉपी होगा और आगे आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कैसे होगा ये पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए सेकंड प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर की हमें जरूरत पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों, क्योंकि स्टार्ट यही करेगा। प्रमोटर का मतलब क्या होता है, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। तीसरा जो हमें चाहिए स्ट्रक्चरल जीन, ये सब के बारे में भी बताऊंगी क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन ये क्या करता है, ये ट्रांसक्राइब करके एमआरए में, ये डीएनए को ट्रांसक्राइब करके उसे एमआरएनए में कन्वर्ट करने का ये काम करते हैं। और जो फोर्थ हमें चाहिए, फोर्थ है हमारा टर्मिनेटर, जो टर्मिनेट कर देगा। और फिफ्थ हमें चाहिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और सिक्स्थ हमें चाहिए डीएनटीपीज, जितने भी डीएनटीपीज होते हैं वो हमें चाहिए, यानी कि एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड यूटीपी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे थाइमिन नहीं होता है। ओके, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, या कहीं कहीं पे आपको डाइवेलेंट मेटल आयन Mg पॉजिटिव और Mn पॉजिटिव की भी जरूरत पड़ सकती है कोफैक्टर की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब इसमें क्या होता है, देखो इनिशिएशन फैक्टर की, अब यहाँ पे को हमें जरूरत पड़ती है इनिशिएशन फैक्टर की, जो कि स्टार्ट करने के साथ स्टार्ट करने के लिए हेल्प करेगा, यानी कि प्रमोटर रीजन में ये हमें हेल्प करता है। दूसरा, साथ ही साथ हमें टर्मिनेटर फैक्टर भी चाहिए, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो, हमारा डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो, या हमारा सेल चाहता है कि ऐसी कोई प्रोसेस हो, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हो और साथ ही साथ टर्मिनेट करने वाला भी हो। तो अब अगर हम इसकी बात करें, प्रमोटर की बात करें, तो प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर होते हैं छोटे छोटे सीक्वेंस। हम स्टार्ट करते हैं किससे, प्रमोटर से। ठीक है, तो प्रमोटर क्या होते हैं, छोटे सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, जो आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग साइट देते हैं, मतलब कि डीएनए
प्रमोटर क्या होता है, डीएनए का एक छोटा सीक्वेंस होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए साइट देता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज इससे जाके बाइंड हो जाएगा एंड इट इज प्रेजेंट एट 5 डेज एंड, ये 5 डेज एंड में प्रेजेंट रहता है। डीएनए के 5 डेज एंड में ये प्रमोटर प्रेजेंट रहता है और साथ ही साथ इसे क्या कह दिया जाता है, अप स्ट्रीम एंड भी कहा जाता है क्योंकि ये 5 डेज एंड है, ठीक है। तो डीएनए के 5 डेज एंड को अप स्ट्रीम एंड भी कहा जाता है और इस 5 डेज एंड से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है। ये 5 जो प्रमोटर रीजन है, जो 5 डेज एंड है, ये साइड देता है आरएनए पॉलीमरेज को कि आप आइए और यहाँ पे बाइंड हो जाइए और बाइंड होने के बाद अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, ठीक है। दूसरा, अब टर्मिनेटर की हमने बात करी, प्रमोटर की तो हमने बात करी, दूसरा अब हमारा है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का क्या काम होगा, टर्मिनेटर भी क्या होते हैं, स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच प्रोवाइडिंग बाइंडिंग साइट फॉर टर्मिनेटर फैक्टर। अब देखो यहाँ पे को प्रमोटर फैक्टर और टर्मिनेटर फैक्टर, दो टाइप के फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो टर्मिनेटर फैक्टर होता है या इनिशिएशन फैक्टर जो होता है, एक इनिशिएशन फैक्टर होता है, दूसरा टर्मिनेटर फैक्टर होता है। तो जो टर्मिनेशन होता है वो होते हैं स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच प्रोवाइडिंग बाइंडिंग साइट फॉर टर्मिनेटर फैक्टर। तो टर्मिनेटर फैक्टर को क्या करता है, बाइंडिंग साइट ये देता है। टर्मिनेटर फैक्टर में जो पूरी तरीके से टर्मिनेट कर देगा या रोक देगा उस प्रोसेस को जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, लास्ट में ये प्रेजेंट रहता है। और एक टर्मिनेटर फैक्टर और एक इनिशिएशन फैक्टर होता है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये 3 डेज एंड में होता है तो इसे डाउन स्ट्रीम एंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लें। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि आरएनए का सिंथेसिस होता है। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ा, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाना सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से जब एमआरएनए कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन हम कह देते हैं। ट्रांसलेशन नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। फिर हमने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो तो हमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो कि हेल्प करता है इस पूरी प्रोसेस में। और यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करेंगे तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो होने वाली है न्यूक्लियस में, और प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करते हो तो साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस हो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे सेल को बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला होता है डीएनए का सीक्वेंस, क्योंकि अगर डीएनए नहीं होगा तो वो कॉपी किसकी करेगा, कोडिंग कहाँ से उसे मिलेगी, क्योंकि डीएनए तो एमआरएनए को बनाता है ना। तो डीएनए एमआरएनए को बनाएगा, उसके लिए डीएनए का सेगमेंट भी तो हमारे पास होना चाहिए, डीएनए का टेम्पलेट भी तो होना चाहिए ना। तो डीएनए का सीक्वेंस या डीएनए का टेम्पलेट। अब इसमें क्या होता है, प्रमोटर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है, एक जगह होती है जिसे हम प्रमोटर साइट बोल देते हैं और प्रमोटर फैक्टर आके यहाँ पे बाइंड करता है, ठीक है। दूसरा, साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी इसमें बाइंड करता है प्रमोटर फैक्टर के साथ। स्ट्रक्चरल जीन होती है, स्ट्रक्चरल जीन क्या करती है, ये ट्रांसक्राइब एमआरएनए, ये स्ट्रक्चरल जीन वो जीन होती है जिसको कि एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ये वो जीन होती है जो कि एमआरएनए में कन्वर्ट होती है, कैसे होती है इसको जानेंगे। टर्मिनेटर लास्ट पार्ट पे प्रेजेंट रहता है, 3 डेज एंड में ये प्रेजेंट रहता है, और डाउन स्ट्रीम एंड भी इसे कहा जाता है क्योंकि 3 डेज एंड होता है, तो ये टर्मिनेट कर देता है पूरी प्रोसेस को। और एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो हेल्प करता है पूरी प्रोसेस में। डीएनटीपीज यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल इसमें प्रेजेंट रहते हैं, सारे के सारे ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म में ये हमें चाहिए होते हैं, एक्टिवेट फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे को जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है, फिर वो जीन जो ट्रांसक्राइब होगी। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये जीन पॉलीसिस्ट्रोनिक होगी, यूकैरियोटिक सेल है तो ये जीन मोनोसिस्ट्रोनिक होगी। सिस्ट्रॉन मींस जीन। तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल है तो पॉलीसिस्ट्रोनिक, और यूकैरियोटिक है तो मोनोसिस्ट्रोनिक, ठीक है। तो अब सिस्ट्रोन क्या होता है, यूनिट ऑफ फ्रैक्शन या यूनिट ऑफ फंक्शन या जीन इसे हम कह सकते हैं, तो जीन ये होता है। तो अब देखो अब आपने पढ़ा, आपने पढ़ा इनिशिएशन की बात करी, आपने टर्मिनेटर की बात करी, लेकिन साथ ही साथ मैंने एक चीज और कही कि यहाँ पे क्या क्या होता है, इनिशिएशन और टर्मिनेटर फैक्टर भी होता है। तो अब ये फैक्टर क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इन फैक्टर्स की बात करते हैं, ये फैक्टर क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर के बारे में। ओके, तो इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है इसकी हम बात करते हैं।
तो इनिशिएशन फैक्टर वो फैक्टर है जिसके बिना ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता है, और जो इनिशिएशन फैक्टर होता है उसे कहा जाता है सिग्मा। मतलब कि कोई भी आप रिएक्शन आप पढ़ते हो तो उसे ऐसे ही तो पढ़ते हो ना, इनिशिएशन, फिर उसके बाद लास्ट में अगर बात करेंगे तो टर्मिनेशन। तो ऐसे अलग अलग बेसिस पे हम बात करते हैं, अलग अलग स्टेप्स में हम इसको पढ़ेंगे। ऐसे सबसे पहले इनिशिएशन पढ़ेंगे। तो इनिशिएशन मीन्स क्या होता है? स्टार्ट करना, स्टार्टिंग का पॉइंट। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और उस फैक्टर को हम कह देते हैं सिग्मा, जिसको इंडिकेट कुछ ऐसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर भी होता है वो फैक्टर जो कि पूरे ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देगा। एक ऐसा फैक्टर जो कि पूरे ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देगा, तो उसे क्या कहा जाता है? रो फैक्टर, यानी कि रो को इंडिकेट किया जाता है कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स को याद रखना है। एक तो वो जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, जिसे हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। दूसरा जो पूरी की पूरी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, उसे रो फैक्टर और कुछ ऐसे इंडिकेट किया जाता है। अब देखो, आरएनए जो पॉलीमरेज होता है ना, वो नॉर्मली होता है 3 टाइप का। आरएनए पॉलीमरेज की बात करी तो हमने कहा कि ये 3 टाइप का होता है। एक तो होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 अलग अलग एमआरएनए के सिंथेसिस में काम आते हैं। ये काम आता है आरआरएनए के सिंथेसिस में। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज होता है आरआरएनए के सिंथेसिस में, सेकंड का यूज होता है एमआरएनए के सिंथेसिस में, और थर्ड का यूज होता है टीआरएनए के सिंथेसिस में। तो अभी हम एमआरएनए का सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो हमें बाकियों की जरूरत नहीं है, हमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की जरूरत है। ठीक है, तो अब देखो, यूकैरियोटिक सेल जो होती है, एक जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्रेजेंट रहते हैं एक्सोन एंड इंट्रॉन्स। ठीक है, एक है एक्सोन एंड इंट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। इनकी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, मतलब इनकी छटाई की जरूरत होती है, इनको छांटने की हमें जरूरत होती है, तो प्रोसेसिंग करने की इनकी जरूरत होती है। तो एक्सोन तो वो पार्ट है, एक्सोन किसी भी सेल के डीएनए या आरएनए का या किसी भी पोर्शन का या यूकैरियोटिक सेल का वो पार्ट है जो फंक्शनल होता है। एक्सोन क्या होता है? फंक्शनल पार्ट। और इंट्रॉन क्या होता है? नॉन फंक्शनल पार्ट। किसी भी सेल को कौन सा पार्ट चाहिए होगा? जो फंक्शनल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, जब इनकी छटाई की जाती है, तो इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है और एक्सोन को सेल में ही रहने दिया जाता है। ये इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे कि कैसे ये होता है। ठीक है, अभी सिर्फ हमें टर्मिनोलॉजी समझनी है कि क्या क्या टर्म्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा कि अब देयरफॉर इंट्रॉन इज रिमूविंग प्रोसेसिंग, मतलब कि यहाँ पे को प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है? इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। किससे? जो पहले एमआरएनए बनेगा ना, प्री मैच्योर एमआरएनए जो बनता है, जब ये पूरी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की हम पढ़ लेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि एक एमआरएनए तो बना, वो इमेच्योर बना है। तो इमेच्योर आरएनए जो कि अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, तो उसमें से जल्दी से इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि नॉन फंक्शनल की पार्ट जरूरत ही नहीं, नॉन फंक्शनल चीजों की हमारे सेल को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। एक्चुअल में जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो 3 स्टेप प्रोसेस हमारी होती है ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा इनिशिएशन की ही हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो इनिशिएशन फैक्टर है, मतलब कि छोटे छोटे फैक्टर कहाँ कहाँ, मतलब कि ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं। मान लो कि डीएनए का एक सीक्वेंस है। ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये डीएनए का एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये डीएनए है, डीएनए का एक सीक्वेंस है। ये 3 डेज एंड, ये 5 डेज एंड इसका है, और ये इसका 3 डेज एंड है। ठीक है, तो इस रीजन को हमने कह दिया प्रमोटर रीजन। ठीक है, और ये पोर्शन है स्ट्रक्चरल जीन, SG से मैं इसको इंडिकेट कर रही हूं, और ये है हमारा टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, या टर्मिनेटर रीजन हमने इसे कह दिया। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ प्रमोटर की, अगर मैं बात करूँ तो दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं प्रमोटर के बारे में आपको बता रही हूँ। प्रमोटर क्या होता है? डीएनए का वो सीक्वेंस जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करेगा, यानी कि ये वाली जगह, डीएनए का प्रमोटर वाला पार्ट, ये वो जगह है जहां पे को आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, बाइंड करेगा। मतलब अगर आरएनए पॉलीमरेज
को पूरे डीएनए पर कहीं पर भी बाइंड करेगा तो वो होगा प्रमोटर रीजन। मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज कहीं से भी आ रहा है, वो यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, वो कहीं पे बाइंड नहीं हो सकता है सिवाय प्रमोटर रीजन के। ठीक है, हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी ना, रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ा ना क्या क्या हमें चाहिए, तो हमें क्या क्या चाहिए हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि एक इनिशिएशन फैक्टर हमें चाहिए, एक डीएनए का सीक्वेंस, सबसे पहले हमें डीएनए का सीक्वेंस चाहिए, हमारे पास है, हमारे पास प्रमोटर चाहिए, हमें स्ट्रक्चरल जीन चाहिए, हमें टर्मिनेशन फैक्टर चाहिए, और साथ ही साथ हमें इनिशिएशन फैक्टर चाहिए जो कि अभी आएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, और ऑल द डीएनडीपीज हमें चाहिए। तो उसमें से 3-4 पार्ट तो हमें मिल गए। ठीक है, हमने शो कर दिए 5 डेज एंड में, ये 3 डेज एंड में। हमने कहा कि अब आरएनए पॉलीमरेज अगर आता है, आरएनए पॉलीमरेज क्यों आएगा, क्योंकि उसने एमआरएनए को बनाना है। ठीक है, उसके लिए एक्टिवेट उसका होना जरूरी है, और एक्टिवेट डीएनए ही उसे करवाएगा, तो इसका एक्टिवेट होना जरूरी है। ये आएगा, यहाँ भले वो कहीं भी जाए वो कहीं बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी बाइंडिंग साइट सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर रीजन में है। वो प्रमोटर पे आएगा और यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा, मतलब कि सबसे पहला काम यही होता है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यहाँ पे को आता है। और सेकंड ही क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि हम सिर्फ एमआरएनए की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इस प्रमोटर रीजन पर बाइंड करेगा, 5 डेज एंड पर होता है, तो ये डीएनए खुल जाता है। जो ये डीएनए है ना, ये डीएनए पहले बाइंडिंग फॉर्म में था ना, ऐसे ही तो होता होगा डीएनए, तो अब ये डीएनए क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से खुल जाता है और एक बबल जैसा ये बना देता है। ठीक है, जैसे वहां पे हमने रेप्लिकेशन फॉर्क पढ़ा था ना बेटा, यहाँ पे उसे बबल पढ़ देते हैं। ठीक है, तो एक बबल का फॉर्मेशन बना कर देता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहा जाता है। ठीक है, एक बबल जैसे बड़ी सी बूंद बन जाती है ना पानी की, तो वैसे ही उसे बबल कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही इसको भी हम बबल कह देते हैं। तो मतलब होता क्या है कि अब यहाँ पे को क्या आएगा, यहां पर आएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होने के लिए आता है। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी। ये हमारा 3 डेज एंड, अब मैं इसको पी से इंडिकेट करूंगी, ये 5 डेज एंड, ये स्ट्रक्चरल जीन, ये वो जीन है जो आगे जाके एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, एमआरएनए में ये कन्वर्ट होने वाली है। ओके, तो अब देखो यहां पर आया कौन, यहां कहीं पे आ जाता है कौन, ये आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाता है, और जैसे ही जो जिससे डीएनए खुल जाता है और ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन बबल कैसा होता है ये भी हम बात करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल प्रमोटर रीजन पे जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो एक बबल टाइप बनता है। अब आपसे कोई पूछेगा जैसे कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शनल बबल, तो आप क्या कहेंगे, डीएनए के प्रमोटर रीजन पे 5 डेज एंड में प्रमोटर रीजन पे जब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो जाता है, तो उस टाइम पे एक बबल डीएनए खुल जाता है। डीएनए के खुलने से बबल टाइप स्ट्रक्चर उसका नजर आता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहा जाता है। अब हमें पता है कि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडर्ड, है ना, यही तो पता है हमें, और आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडर्ड। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए का यूज होगा, डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड ही यूज होगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंडर्ड बनाना ही नहीं है उसने, एक ही स्ट्रैंड का यूज होगा, या ये स्ट्रैंड यूज होगा या ये स्ट्रैंड यूज होगा, कोई भी एक स्ट्रैंड का यूज होगा जो कि आगे जाके एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक होता है और एक नहीं होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये स्ट्रैंड यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका सारा का सारा मैसेज क्या हो जाएगा, कॉपी होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो यूज होगा उसी की तो कॉपी होगी ना। तो कॉपी करते हुए मतलब कि कॉपी कैसे होगा, मान लो ये डीएनए है, ATGC इसके पास है, तो ये भी ऐसे ही जाएगा। जब एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए बनने के लिए भी AGCU ऐसे करके, मतलब टी की जगह ये यू बन जाएगा, बाकी सब जगह ये ऐसे ही कन्वर्ट होते हुए ऐसे जाते चले जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है जो कि कॉपी होगा, क्योंकि और उस स्ट्रैंड को क्या बोल देंगे बेटा, पेरेंट स्ट्रैंड ना। और पेरेंट स्ट्रैंड इज ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसको नॉन कोडिंग कहते करके कंफ्यूज नहीं होना, इसको नॉन कोडिंग ही कहा जाता है क्योंकि इसकी कॉपी होती है। ठीक है, इसमें कोई अलग कोड नहीं बनने वाला है, इसकी कॉपी हो जाएगी। तो अब देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इसको कहा जाता है, और जो नहीं होगा उसको नॉन टेम्पलेट। क्योंकि टेम्पलेट किसको बोला जाता है, पेरेंट स्ट्रैंड, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिससे कि नया बनेगा, जिसकी कॉपी होगी, वही तो पेरेंट होगा ना। तो इसको हमने कहा कि ये वाला अगर कॉपी हो रहा है तो इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो नहीं यूज हो रहा है उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देंगे, और कोडिंग स्ट्रैंड भी इसे हम बोल सकते हैं। तो डीएनए का जैसा मैसेज होगा,
ये डीएनए के मतलब कि ये क्या करेगा, डीएनए का मैसेज लेगा और टी की जगह ये यू का फॉर्मेशन ये कर देगा। इसे सेंस स्ट्रैंड भी इसे कहा जाता है, ठीक है, सेंस स्ट्रैंड भी इसे कहा जाएगा। और साथ ही साथ ये हेल्प करेगा कि थायमिन की जगह आप यूरेसिल बनाओ, ठीक है। ये कोड इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसमें जेनेटिक कोड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये तो कॉपी होगा और ये कोडिंग में इसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये कुछ इस तरीके का। अब बबल की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन बबल की बात करें, ये क्या था, टेम्पलेट हमने मान लिया और हमने कहा कि ये नॉन टेम्पलेट है। बस इतना ही याद रखिए, अगर बहुत में कंफ्यूज हो रहा है तो इतना ही याद कीजिए, पेरेंट या टेम्पलेट, नॉन पेरेंट और नॉन टेम्पलेट, इसे हमने कह दिया, ठीक है। तो अब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये बनाता है। डीएनए खुल गया, ठीक है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आया और बाइंड इससे हुआ, डीएनए कुछ इस तरीके से खुल गया, मतलब कि ये डीएनए को खोलने का काम कर रहा है। डीएनए का ये वाला पार्ट यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे इसने एक बबल का फॉर्मेशन कर दिया। इसको तो हमने बोल दिया ट्रांसक्रिप्शनल बबल, ओके, ट्रांसक्रिप्शनल बबल इसे हमने कह दिया। ये चीज वैसे ही रही, ये प्रमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, और यहाँ पे क्या आ गया था, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो गया था, या यही ट्रांसक्रिप्शनल बबल है हमारा जो हम पूरा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है ना कि इसके बाद, लेकिन बबल बनने के बाद भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज आ गया, बाइंड हो गया, इसने ढीला कर दिया डीएनए को और डीएनए ने खुद को खोल दिया है। खोलने के बाद एक बबल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन बावजूद इसके भी अभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। अभी कहीं से भी आरएनए बनने की प्रोसेस हमें नजर नहीं आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बनने के मतलब कि आरएनए को, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज या ये जो बबल है या ये जो प्रोसेस है, ये जो स्ट्रैंड है, ये एमआरएनए या आरएनए तब बनाएगा जब इसको कोई इनिशिएट करने वाला होगा, जब इसे कोई धक्का देने वाला होगा। मतलब होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे टीचर क्लास के अंदर हैं और हम रह जाते हैं, हम पीछे लेट हो जाते हैं क्लास के बाहर। तो उस टाइम पे अगर हम 3-4 लोग हैं तो एक क्या करता है, एक दूसरे को हम पुश करते हैं कि जाओ जाओ तुम बोलो, तुम बोलो कि मैम में आई कम इन या सर में आई कम इन बोलो, तब हम जाएंगे। तो पीछे से कोई पुश करने वाला हमें होता है, मतलब कि हिम्मत देने वाला होता है, हाँ जाओ। तो ठीक ऐसा ही इसके साथ भी होता है, ठीक है। ये आ तो गया, लेकिन इस आरएनए पॉलीमरेज को चाहिए कि कोई इसे पुश करे और इसके अंदर डाले तो वो काम करे। तो अब आरएनए पॉलीमरेज को कोई एनर्जी देने वाला यहाँ पे चाहिए होता है, जिससे कि ये मूवमेंट करेगा या एक गाइडेंस को यूज करेगा ये। और इसके लिए इसे क्या चाहिए, अब जरूरत है हमें इनिशिएशन फैक्टर की। यस, अब यहाँ पे को जो इनिशिएशन वाला स्टेप है ना, इनिशिएशन फैक्टर की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। और जो इनिशिएशन मतलब इनिशिएशन वाली स्टेट हम पढ़ रहे हैं ना, इनिशिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर देता है ये इसे, ये इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है बेटा, सिग्मा। अब यहाँ पे को सिग्मा की जरूरत पड़ती है, इनिशिएशन फैक्टर इसे हम कहते हैं। तो ये आएगा, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर जाएगा, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। जब तक सिग्मा नहीं आएगा, जब तक इनिशिएशन फैक्टर नहीं आएगा, आप कुछ कर लो, कैसा ही कर लो, ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है, इवन तब भी जब ट्रांसक्रिप्शनल बबल बन गया है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत पड़ती है हमारे सेल को, जिसे हम सिग्मा कहते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे बिल्कुल बाइंड, चिपका के जाता है और प्रोसेस स्टार्ट करता है। मींस आरएनए पॉलीमरेज अब आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जब जब आरएनए पॉलीमरेज आगे को बढ़ेगा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा ना, सिग्मा अब वहां से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम इतना ही था, धक्का देने का ही था, उसका काम सिर्फ एनर्जी देने का था, उसने दे दिया, वो अंदर चले गया, वो यहाँ से हट जाएगा। क्योंकि अगर वो यहीं रहेगा ना तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो सारी चीजों को धक्का दे के अंदर ना भेज दे। तो इसलिए जैसे ही यहाँ पे बाइंड होता है, वैसे ही ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका काम अब खत्म हो चुका है, उसका काम सिर्फ इनिशिएशन का था। तो अब यहाँ पे ये बबल बनने के बाद की प्रोसेस क्या हुई, ये बबल बना, कुछ ज्यादा बन गया शायद, ये बबल बना, ये टी, ये 3 डेज एंड, ये 5 डेज एंड, 5 डेज एंड, 3 डेज एंड, प्रमोटर। तो यहाँ पे आ गया था सिग्मा। सिग्मा जैसे ही यहाँ पे बाइंड हुआ, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, इसने इसको बाइंड करवा दिया, ठीक है। और ये है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे इसने बाइंड करवा दिया। अब यहाँ से आएगा और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। मतलब कि अब ये समझ लीजिए कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, एमआरएनए की जो प्रोसेस है, एमआरएनए सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो इनिशिएशन फैक्टर आया, सिग्मा क्या है, इनिशिएशन
फैक्टर है और यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर आया। इनिशिएशन फैक्टर ने क्या किया, एनर्जी दी आरएनए पॉलीमरेज को कि आप जाइए, आगे जाइए और प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अब ये सिग्मा क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगी थोड़ी देर बाद ये बाहर आ जाएगा, यानी कि आप अब यहां से क्या दिखा सकते हैं, सिग्मा बाहर जाते हुए आप दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिग्मा करता क्या है, सिग्मा स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन after what and after what it leaves, ये बोलेंगे ना, तो पहले स्टार्ट करता है और उसके बाद ये छोड़ के इस जगह को चले जाता है। अब जब सिग्मा, काम तो तब शुरू होता है जब सिग्मा वापस चले गया, इसने काम अपना काम करके चले गया। तो जब सिग्मा निकल जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे इस 5 डेज एंड से 3 डेज एंड की तरफ बढ़ते ही जाता है और करस्पॉन्डिंग डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे कि ये स्ट्रैंड टेम्पलेट है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है, जितने भी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड हैं उनको जोड़ते जाता है और जोड़ते 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 एमआरएनए वो बनाते जाता है। बताती हूं कैसे बन रहा है, देखिए ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल है ना, सेम चीज आई, प्रमोटर और टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल चेन। यहां पे को क्या हुआ था, ये जो आरएनए था वो बाइंड हो गया। अब धीरे धीरे ना, ये देखो पहले प्रमोटर एंड से पूरा चिपका हुआ था ये, अब देखो ये धीरे 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 क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल बबल खिसकते ही रहता है। मतलब कि ये समझ लो इतना, ये आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, जो मैंने रेड से ऐसे दिखाया है, आरएनए पॉलीमरेज आया और 5 डेज एंड से ये इसका 5 डेज एंड, 5 डेज एंड से 3 डेज एंड की तरफ ये आगे को बढ़ते ही बढ़ते जाता है। ठीक है, कब, जैसे ही इसने छोड़ दिया, किसने, सिग्मा ने जैसे ही अपनी जगह छोड़ी, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अब क्या कर रहा है, अंदर की तरफ जाते ही रह रहा है और जाते ही रह रहा है। ठीक है, तो अब जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो इसे क्या कह देते हैं, इलोंगेशन। तो जो ये स्टेप है हमारा, वो कौन सा स्टेप आया बेटा, इनिशिएशन हो गया था, स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद दूसरी प्रोसेस कौन सी आएगी, इलोंगेशन की। तो डीएनए अब खुद तो न्यूक्लियस से बाहर आ नहीं सकता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा डीएनए तो न्यूक्लियस में ही रहता है, तो डीएनए न्यूक्लियस से बाहर तो आ नहीं सकता। तो पर डीएनए को जिस जिसकी जरूरत होती है उसके लिए अपना क्या करता है, मैसेंजर बना लेता है। किसको बना लेता है, एमआरएनए को बना लेता है। तो एमआरएनए इसके मैसेज को लेके साइटोप्लाज्म में जाता है और वहां ट्रांसलेशन ये कर देता है। ठीक है, कहाँ जाएगा, इसके मैसेज को लेके जाएगा और वहां, मतलब कि अब जब एमआरएनए बन जाएगा ना, ये क्यों जरूरत होती है एमआरएनए की, एमआरएनए की जरूरत क्यों बना रहा है हमारा सेल, एमआरएनए इसीलिए बना रहा है ताकि ये आगे जाके प्रोटीन का सिंथेसिस करे। तो अब क्यों करेगा प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्यों इसकी जरूरत है, क्योंकि डीएनए खुद बाहर नहीं आ पाता है न्यूक्लियस से बाहर, तो इसके लिए इसे जरूरत होती है कि एमआरएनए को बनाए, कुछ ऐसे एजेंट्स को बनाए जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन को लेके जाए, और इसकी इन्फॉर्मेशन को ले जाने वाला इसे लगता है कि एमआरएनए से परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है, एमआरएनए से अच्छा कोई नहीं हो सकता है, इसलिए एमआरएनए को तैयार करता है, एमआरएनए को बनाता है और साइटोप्लाज्म तक इसे पहुंचा देता है। फिलहाल तो अभी हमारा एमआरएनए बना नहीं है, हम सिर्फ प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये प्रोसेस ऐसे आगे को बढ़ते ही रहती है और यहां हो क्या जाता है, ये जो बबल है धीरे 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 शिफ्ट होते ही रहता है। अब शिफ्ट होते होते ये बबल पहुंच गया है यहां, पहले यहीं पे था, अब ये बबल पहुंच गया है इधर और 3 डेज एंड की तरफ ये पहुंचने लगा है। ठीक है, ये क्या था, प्रमोटर रीजन, 5 डेज एंड, ये स्ट्रक्चरल जीन अब इधर पहुंच गई। पहले यहाँ थी ना स्ट्रक्चरल जीन, लेकिन ये बबल खिसकते 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 यहाँ पहुंच गया। अब इसका मतलब एमआरएनए भी तो बन रहा होगा ना बेटा, तो ये एमआरएनए भी क्या हो गया है, शिफ्ट होते 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 कहाँ पहुंच गया है, आगे पहुंच गया है। ऐसा नहीं कि ये नहीं बन रहा है, तो ये भी आगे आगे यहाँ पहुंच गया है और इतना बड़ा बड़ा एमआरएनए यहाँ पे बन गया। ये इसका 5 डेज एंड, ये इसका 3 डेज एंड, क्योंकि 3 डेज एंड की तरफ ये बढ़ रहा है तो एक पूंछ जैसी यहाँ पे वो बन गई है, एमआरएनए बनना शुरू हो गया था और वैसे ही बना तो इलोंगेशन, अब ये इलोंगेट हो रहा है, आगे जा रहा है और एमआरएनए बना रहा है और लास्ट में जब वही एमआरएनए पूरी तरीके से सिंथेसाइज हो जाता है, अब देखो ये यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पहुंचा, थोड़ी जगह और इसमें लगता है कि थोड़ी जगह और है, तो अब इसके बाद का स्टेप क्या आएगा, इसके बाद क्या करता है, यहाँ पर जब यहाँ पहुंच गया तो इसके बाद ये थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लो कि ये डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल, ये अब कुछ ऐसे हो गया। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, पी, ये 3 डेज, ये 5 डेज, ये प्रमोटर रीजन,
ये स्ट्रक्चरल जीन। अब यही जीन भी तो कन्वर्ट करने में हेल्प करती है ना उसको। तो यहाँ से क्या हो गया है, आरएनए पॉलीमरेज, ये 5 डेज, ये 3 डेज, क्योंकि 5 डेज से 3 डेज एंड में ये पहुंच गया है, तो कॉपी करते करते यहाँ पहुंच गया है। अब डीएनए का स्ट्रैंड मान लो इतना ही था, डीएनए का स्ट्रैंड यही है। अब क्या होगा, अब बात ये आती है कि एमआरएनए तो बन गया, ये एमआरएनए ही तो है, एमआरएनए ही तो बना ना। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, कोडिंग करके एमआरएनए ही तो बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है। तो लास्ट में जब वही एमआरएनए पूरी तरीके से सिंथेसाइज हो गया, अब सेल को पता चल गया है कि ये पूरी तरीके से सिंथेसाइज हो गया है, तो उसको जरूरत पड़ती है किस चीज की, उसको चाहिए कि ये अब प्रोसेस रुक जाए, क्योंकि अब इससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं और इससे ज्यादा ये बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बंद तो गया है। तो अब यहाँ पे कोई जरूरत होती है इस टर्मिनेटर एंड में एक टर्मिनेटर फैक्टर की। ठीक है, अब यहाँ पे को आएगा क्या, टर्मिनेटर फैक्टर। ठीक है, तो जो टर्मिनेट करेगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ सिंथेसाइज कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज का काम है कि वो सिर्फ सिंथेसाइज करेगा, ना कि टर्मिनेट। उसको टर्मिनेशन की कैपेबिलिटी उसके पास नहीं होती है, तो उस चीज के लिए जरूरत पड़ती है टर्मिनेशन फैक्टर की। तो टर्मिनेशन फैक्टर हमारा क्या होता है, या टर्मिनेटर फैक्टर क्या होता है, वो होता है रो। इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब ये टर्मिनेटर फैक्टर जो होता है वो यहाँ आता है और यहाँ पे आके ये जल्दी से बाइंड हो जाता है। ठीक है, जैसे ही जब रो आएगा, रो इस पे बाइंड कर जाएगा, तो पूरा का पूरा प्रोसेस, अब जो अभी तक प्रोसेस चल रही थी वो अब रुक गई। ठीक है, पूरी तरीके से प्रोसेस रुक गई। अब ये क्या हो जाता है, जैसे ही प्रोसेस रुक जाएगी, डीएनए क्या हो जाता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शनल बबल खत्म। ये कुछ ऐसा बन जाता है, जैसा पहले था वैसा ही ये बन जाता है, प्रमोटर। तो ये जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शनल बबल है ना, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और एमआरएनए बनाने का प्रोसेस यहीं पे को क्या होता है, सक्सेसफुल हो गया और एमआरएनए यहाँ पे बन गया। ठीक है, एमआरएनए हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब देखो, एमआरएनए जब बन गया, एमआरएनए तो बन गया, लेकिन जो ये एमआरएनए बना होता है ना, ये एमआरएनए होता है हमारा प्रीमैच्योर एमआरएनए। तो एक बार और पढ़ें, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक स्टेप और पढ़ना है। हमने क्या पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हमने कहा आरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाने की एक प्रोसेस होती है जिसे कि हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। साइट ऑफ सिंथेसिस यानी कि जीवन, सेल डिवीजन की जीवन एंड G2 फेज पे ये प्रोसेस होती है। उससे पहले हमने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन, इससे पहले हम जाने, एक चीज जान लेते हैं जिसे हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, आपको बस यही दिखा देना है। अगर आप चाहो तो डिफाइन करो, आप चाहो तो ऐसे शो कर दो, आपका 1 मार्क्स कहीं नहीं गया। डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ही सेंट्रल डोग्मा है। और यहाँ पे शो कर दीजिए कि डीएनए से एमआरएनए जब बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, एमआरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। बस आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कन्फर्म है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, वही यानी कि आरएनए सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में। इसके लिए फिर हमने पढ़ा कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यानी कि एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फर्स्ट से लेके लास्ट तक यही जुड़ा हुआ रहता है उससे। और यूकैरियोटिक सेल में अगर आप ये प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल में जब आप ये प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप साइटोप्लाज्म में पढ़ेंगे। हमने कहा कि ठीक है, जब सेल ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होगा तो सेल को जरूरत क्या क्या होती है, सेल को क्या क्या चाहिए कि जिससे ट्रांसक्रिप्शन हो। तो हमने पढ़ा कि एक तो सेल को चाहिए कि डीएनए का सीक्वेंस हो, क्योंकि डीएनए ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। डीएनए ही वो पार्ट है, डीएनए ही वो सब्सटेंस है जो आगे जाके एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, या एमआरएनए में कन्वर्ट तो नहीं होगा, उसका एक स्ट्रैंड एमआरएनए की कॉपी करेगा, एमआरएनए को बनाएगा। ठीक है, और दूसरा उसमें एक प्रमोटर रीजन जरूर होना चाहिए। जो डीएनए एमआरएनए बना रहा है उसके बाद प्रमोटर रीजन होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि प्रमोटर रीजन नहीं होगा तो प्रोसेस स्टार्ट होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ये वो रीजन है जहां पे सिर्फ एमआरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होता है। मैं एमआरएनए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ एमआरएनए की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात कर रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करते तो राइबोसोमल आरएनए बनता है इसी प्रोसेस के थ्रू, और थर्ड की बात करते तो ट्रांसफर आरएनए बनता। तो हमें सिर्फ एमआरएनए की जरूरत है फिलहाल, और की जरूरत है नहीं। तो
हम उसके नहीं पढ़ रहे, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमें चाहिए स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन भी हमें हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, टर्मिनेट करने में हेल्प करता है। ये वो जीन होती है जो ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए में ये स्ट्रक्चरल जीन जिसको कि ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए में चेंज करेंगे, वो ये जीन होती है। टर्मिनेशन ये लास्ट पार्ट में प्रेजेंट रहता है, टेल पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है और ये टर्मिनेट कर देता है पूरी की पूरी प्रोसेस को, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये तो हमने पढ़ लिया कितना इंपॉर्टेंट है। और जितने भी डीएनटीपीज हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल जो है, इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होती है ताकि कोडिंग हो। इसी से तो कोडिंग होगी ना, तो इनकी हमें जरूरत होती है। तो अब हमने पढ़ा कि प्रमोटर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने कहा जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इनिशिएशन उसे कहा जाता है, इलोंगेशन कहा जाता है और प्रोसेसिंग। 3 पार्ट में ये स्टेप ये हमारा होता है। तो जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट करने के लिए एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट हमें होती है जिसे हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं और वो इनिशिएशन फैक्टर को हम कहते हैं सिग्मा, जिसका इंडिकेशन का तरीका ये है। टर्मिनेशन फैक्टर आता है जिसे कि हम रो फैक्टर हम कहते हैं। और उसके बाद हम आगे जब बात करते हैं तो हम आरएनए पॉलीमरेज, फिर हमने जैसे 1, 2 और 3 की बात करी तो आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 की जरूरत, तो यहाँ पे हम 2 पढ़ते हैं क्योंकि हम एमआरएनए सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक, हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल में 2 चीजें हमें मिलती हैं, एक तो होता है एक्सॉन, दूसरा होता है इंट्रॉन। एक्सॉन वो पार्ट है, इसका भी यूज होगा बेटा तो ध्यान से सुनिए। एक्सॉन वो पार्ट है जो कि फंक्शनल होता है और इंट्रॉन वो पार्ट है जो नॉन फंक्शनल होता है। और 3 स्टेप की ये प्रोसेस होती है जो अब एक्चुअल में अब स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट है इनिशिएशन। इनिशिएशन में कुछ नहीं, हमें डीएनए का एक स्ट्रैंड चाहिए, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड हमें चाहिए, पेरेंटल स्ट्रैंड चाहिए जहाँ पे प्रमोटर रीजन है, टर्मिनेटर रीजन है और स्ट्रक्चरल जीन वाला रीजन है। ये 5 डेज एंड है जिसे कि अपस्ट्रीम एंड कहा जाता है। ये 3 डेज एंड है जिसे डाउनस्ट्रीम एंड कहा जाता है। तो अब देखिए जब इनिशिएशन हो रहा है, जब प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे हमने कहा कि ये क्या है, मान लेते हैं इसकी ये कॉपी होगा तो इसे टेम्पलेट रीजन हमने कह दिया और नॉन कोडिंग रीजन कह दिया। ये प्रोसेस होगी तो ये नॉन टेम्पलेट रीजन हमने कह दिया। तो हमने कहा कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी ना तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है और डीएनए खुल जाता है, एक बबल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जब भी आएगा वो यहीं पे बाइंड हो सकता है, इसके अलावा वो इस पूरे प्रोसेस में कहीं बाइंड नहीं हो सकता है। लेकिन उसको बाइंड होने के लिए भी किसी प्रोसेस की जरूरत होती है। तो जैसे ही आरएनए अगर बाइंड करना चाहेगा तो यहाँ पे कोई एक इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी जिसे कि हम रो कहते हैं। या आरएनए बाइंड तो हो जाएगा लेकिन प्रमोटर रीजन में बाइंड तो हो जाएगा लेकिन वो अंदर नहीं जा पाएगा, प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। और अगर हमें चाहिए, हमारे सेल को चाहिए कि प्रोसेस स्टार्ट हो तो उसके लिए उसे एक फैक्टर को इनिशिएट करना होगा। एक फैक्टर यहाँ पे को आता है जिसे हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। सिग्मा फैक्टर का काम यही है कि ये प्रोसेस को स्टार्ट करता है, एनर्जी देता है आरएनए पॉलीमरेज को कि आप जाइए 5 डेज से 3 डेज एंड की तरफ जाइए और इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज को इंडिकेशन मिलता है कि किसी ने उसे एनर्जी दे दी है तो बहुत ही तेजी से जाता है और सिग्मा वहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो और धीरे धीरे देखो आरएनए अब 5 डेज से 3 डेज एंड की तरफ बढ़ने लगा है। और जैसे जैसे 5 डेज से 3 डेज एंड की तरफ आया आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए में कन्वर्ट होने लगता है, वैसे वैसे ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल शिफ्ट होते ही रहता है। क्योंकि इसी ट्रांसक्रिप्शनल बबल की वजह से तो यहाँ पे ऐसी प्रोसेसेस हो रही है ना, इसी से तो एमआरएनए बन रहा है। तो इस जगह का गया, बबल खत्म हुआ, दूसरी जगह का शुरू हुआ, फिर तीसरी जगह का हुआ, फिर अगला, ऐसे शुरू होते 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 लास्ट एंड तक ये पहुंच जाता है। तो जब ये लास्ट एंड में पहुंच जाता है ट्रांसक्रिप्शन की, जब ये लास्ट एंड में पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब इस स्टेप को क्या कह देते हैं बेटा, इस स्टेप को इलोंगेशन हम कह देते हैं, ठीक है। तो अब ये जब होता है तो लास्ट एंड में ये पहुंच गया। अब जरूरत है कि ये प्रोसेस रुक जाए क्योंकि अब जो है ही नहीं, डीएनए का स्ट्रैंड नहीं होना है उसको कॉपी, तो अब चाहिए कि प्रोसेस रुक जाए। तो प्रोसेस, अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो ये कि सिर्फ सिंथेसाइज करता है, वो एमआरएनए को बनाना जानता है, वो रोकना नहीं जानता है। तो रोकने के लिए या इस प्रोसेस को रोकने के लिए एक टर्मिनेटर फैक्टर की हमें जरूरत पड़ती है। उस फैक्टर को कहा जाता है रो आता है। और जैसे ही रो आता है पूरी की पूरी प्रोसेस स्टॉप और यहाँ पे एमआरएनए बन जाता है। एमआरएनए बनने की प्रोसेस हमारी यहाँ पे को सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। लेकिन अब ये जो एमआरएनए बना है ना, ये एमआरएनए हमारा मैच्योर आरएनए नहीं होता है, ये प्री मैच्योर एमआरएनए है। क्योंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब ये जो प्रीमेच्योर एमआरएनए है ना, इसमें की जाती है प्रोसेसिंग। मतलब कि प्रोसेसिंग में कटाई छटाई की जाती है, कौन सी चीज हमें चाहिए कौन सी चीज हमें नहीं चाहिए उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे को की जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, इस एमआरएनए को उस मैसेज से, मतलब कि उस जगह से प्रॉपरली वेल फॉर्म या मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा हमारे सेल के थ्रू। इस प्री मैच्योर एमआरएनए को मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारी जो आती है उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखो
प्रोसेसिंग ये है हमारा 5' एंड ये आरएनए अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, आरएनए की हम बात करें। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रोसेसिंग होती है उसकी जरूरत होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई जरूरत नहीं है इस प्रोसेसिंग की, यहाँ पे बना और ये प्रोसेस खत्म प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था ना एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है, यहाँ पे स्प्लाइसिंग कैपिंग वगैरह की हमें जरूरत पड़ती है यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे को क्या होता है ना, जो प्री मैच्योर एमआरएनए है इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। एक्सॉन वो पार्ट है जो कि क्या होता है, एक्टिव होता है या हाँ एक फंक्शनल होता है, और इंट्रॉन वो पार्ट जो कि फंक्शन नहीं होता है। अगर हम लॉजिकली देखें तो 3 चीजें यहाँ पे करनी होती है, लॉजिकली 3 चीजें यहाँ पे होती हैं। एक तो होती है स्प्लाइसिंग, दूसरी होती है कैपिंग, और तीसरी होती है टेलिंग। तो अभी हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग क्या होती है, कैपिंग क्या होती है, टेलिंग क्या होती है, इसकी बात करेंगे। तो जैसे अगर मैं 5 डेज एंड में होता है, 5 डेज एंड में ना इस पार्ट को टोपी पहनानी होती है, कैपिंग करनी होती है, ठीक है, तो कैपिंग करनी होती है। 3 डेज एंड में इसकी टेल बनानी होती है, टेलिंग करनी होती है। और प्री मैच्योर एमआरएनए में इंट्रॉन्स जो है उनको अलग कर देना होता है, तो उसे स्प्लाइसिंग कह दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि इंट्रॉन्स को बाहर निकाल, ये प्री मैच्योर एमआरएनए है और इस प्री मैच्योर एमआरएनए में बहुत ज्यादा इंट्रॉन्स हैं, तो इंट्रॉन्स को बाहर निकालना स्प्लाइसिंग। 5 डेज एंड में टोपी पहना दी जाती है जिसे कि हम बोल देते हैं कैपिंग, और इसमें टेल लगानी पड़ती है जिसे कि हम क्या बोल देते हैं, टेलिंग, ठीक है। ये 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो अब प्री मैच्योर एमआरएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन होते हैं, जो कि जैसे डीएनए में यूक्रोमेटिन और हेक्सोक्रोमेटिन होते हैं ना, तो यूक्रोमेटिन तो क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन फंक्शनल नहीं होते हैं। तो ठीक वैसे ही इसमें भी एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन फंक्शनल और इंट्रॉन नॉन फंक्शनल। तो इसमें से नॉन फंक्शनल पार्ट को सबसे पहले निकाल दिया जाता है, क्योंकि जिसका काम ही नहीं है उसको क्या करेंगे, उसको रख के क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये पार्ट था कौन सा, इंट्रॉन। ये रेड से जो मैं दिखा रही हूं, हमने कहा कि ये एमआरएनए में प्रेजेंट इंट्रॉन्स थे। तो अब इसमें सबसे पहले प्रोसेसिंग के अंदर जो आएगी, प्रोसेसिंग के अंदर जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो आया क्या, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या कर दिया जाता है, स्प्लाइसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम इंट्रॉन्स को काट देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कटिंग एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस। एंजाइम एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे को आता है और ये क्या कर देता है, कट द सेगमेंट्स ऑफ इंट्रॉन्स, ठीक है। इंट्रॉन्स को ये इन सबको क्या कर देगा, कट कर देगा, ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट, जब हम इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे, ठीक है। तो अब ये कैसा बन जाएगा फिर पूरा, अब पूरे के पूरे पार्ट इसमें क्या है, एक्सॉन है, हमारे पास सब कुछ एक्सॉन ही एक्सॉन है। तो कट करके एक्सॉन को जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे भी एक्सॉन जोड़ दिया, एक्सॉन जोड़ दिया, सारे एक्सॉन हमने जोड़ दिए, एक साथ जोड़ दिए। तो अब बात आती है, मतलब स्प्लाइसिंग एक ऐसी प्रोसेस, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे को सीधे सीधे लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। कटिंग एंजाइम ये होता है जिसे कि एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद ये प्रोसेस तो हो गई, इसके बाद दूसरी जो प्रोसेस आती है वो आती है कैपिंग, ठीक है। ये होता है 5 डेज एंड में, ये सिर्फ 5 डेज एंड में होगा। कैपिंग में क्या होता है, मिथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग इसमें कर ली जाती है, MGPPP। तो MGPPP का फुल फॉर्म क्या होता है, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें आया, इसको जोड़ दो, ठीक है, ये डिग्रेडेशन से बचाता है, ठीक है। ये हो गया, इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब साथ ही साथ अब ये हो गया, यहाँ पे एक चीज और कर देंगे। फिर अब क्या आएगी, थर्ड स्टेप, टेलिंग। टेल भी जोड़ दीजिए, ये हमारा आरएनए है, 5 डेज 3 डेज, ये तो MGPP वाला हो गया था। अब यहाँ पे को टेल आती है किसकी, पॉली ए टेल इसे कहा जाता है। पॉली ए टेल का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे एडिनिन 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 ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो इस वजह से इसे क्या कह दिया जाता है, पॉली ए टेल। अब जब भी आप mRNA का डायग्राम देखोगे तो आपको वहाँ पे पॉली ए लिखा हुआ मिलेगा, मिथाइलेटेड ग्वानिन या मिथाइलिन फॉस्फेट आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कैपिंग है इसकी, ये इसकी टेलिंग है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे को ये जब इस फॉर्म में बन जाता है ना, मिथाइलेटेड गुआनिन ट्राइफॉस्फेट और पॉलीएटॉल के टेल के फॉर्म में, और एक्सॉन्स के साथ जो मिला हुआ एमआरएनए हमें मिलता है, ये होता है हमारा मैच्योर आरएनए। मैच्योर एमआरएनए हमें यहाँ पे को मिल गया है। अब ये क्या करता है, ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलेगा, न्यूक्लियस में हो रहा था ना, न्यूक्लियस से निकल के ये कहाँ जा रहा है, राइबोसोम्स में जाएगा, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये हेल्प करेगा, और उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में यहाँ जाता है। अब देखिए ये जो एमआरएनए है ना, इस एमआरएनए में 5' 3' पॉली ए हमने बोल दिया, GMGPP बोल दिया। अब यहाँ पे को क्या होगा, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, फिर हो सकता है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यहाँ पे को अब होगा थायमिन की जगह यूरेसिल, बाकी का सबका सब ऐसे ही होगा। तो डीएनए का जो ये एमआरएनए है, एमआरएनए के पास सारा का सारा मैसेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो कि डीएनए ने इसको दे के रखा है। ठीक है, तो आया ना समझ में। हमने रिवाइज तो कर लिया था, रिवाइज करने के बाद हमने देखा हम क्या क्या पढ़ रहे थे। हमने प्रोसेस स्टार्ट करी, हमने कहा सबसे पहले क्या आता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, एक ट्रांसक्रिप्शनल बबल का फॉर्मेशन करता है। इवन तब भी जब ट्रांसक्रिप्शनल बबल बन गया है, उसके बाद भी ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए एमआरएनए को एनर्जी की जरूरत होती है। और एमआरएनए को एनर्जी कौन देता है बेटा, एमआरएनए को एनर्जी देता है एक इनिशिएशन फैक्टर, जैसे कि हम सिग्मा नाम से जानते हैं। ठीक है, वो सिग्मा आएगा और इसे एनर्जी देगा, और एनर्जी देने के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो पाती है। तो अब इसने एनर्जी दी और धीरे धीरे ये क्या हो गया, एमआरएनए का फॉर्मेशन, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन करने लगता है। और जैसे ही ये इस पे स्टार्ट कर देता है प्रोसेस को, ये निकल के बाहर चले जाता है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं होती है, और हमेशा 5' से 3' एंड की तरफ ये बढ़ता है। कौन, एमआरएनए पॉलीमरेज, तो जो एमआरएनए को कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद इलॉन्गेशन में हमने देखा कि धीरे धीरे जैसे जैसे एमआरएनए बढ़ रहा है, वैसे वैसे ट्रांसक्रिप्शनल बबल खिसकते जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये खोलते जाएगा ना, पीछे वाले जहां से हटेगा वो बंद होते जाएंगे, और यहाँ को खुलता ही जाएगा, और ये कोडिंग होते जाएगी। कोडिंग हो गई तो उसको जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये क्या करता है, अब इसको क्या चाहिए, ये पूरा बन गया है, तो अब चाहिए कि ये प्रोसेस रुक जाए। अब ये एमआरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो सिर्फ सिंथेसाइज करना जानता है, रोकना नहीं जानता है। तो रोकने के लिए एक टर्मिनेटर फैक्टर की जरूरत पड़ती है। टर्मिनेटर फैक्टर रो आता है और इस पूरी प्रोसेस को जैसे पहले थी वैसे कर देता है, और एमआरएनए यहाँ पे अलग बन गया। अब एमआरएनए जब बना तो यहाँ पे इसकी, क्योंकि ये प्री मैच्योर एमआरएनए होता है, मैच्योर अभी नहीं हुआ है, मैच्योर होने से पहले इसमें प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के एमआरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन दो चीजें प्रेजेंट रहती है। एक्सॉन फंक्शनल पार्ट होता है, इंट्रॉन नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल की आपके बारे में आप बात करेंगे तो इतनी प्रोसेस हुई, बात खत्म। ठीक है, इतनी प्रोसेस हुई तो एमआरएनए बन गया, कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप यूकैरियोटिक सेल के एमआरएनए की बात कर रहे हैं तो ये प्रोसेस यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले आपने इंट्रॉन्स को खत्म करना होगा। इंट्रॉन वो पार्ट होते हैं जो नॉन फंक्शनल, मतलब कि जो फंक्शन ही नहीं है, जिसका कोई तो उसका बोझ लेके कोई क्यों चले, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसके लिए स्प्लाइसिंग की जाती है। थर्ड स्टेप जो हमारा प्रोसेसिंग आता है उसमें स्प्लाइसिंग की जाती है। तो एक एंजाइम एंडोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है, रिमूव कर देता है इंट्रॉन्स को, क्योंकि वो नॉन फंक्शनल पार्ट है, इनकी जरूरत ही नहीं थी, तो इसको रिमूव करता है 1 by 1, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे को सारे के सारे एक्सॉन जुड़ जाते हैं। फिर बात आती है कि अब मैच्योर तो करना ही करना है, तो कैसे मैच्योर किया जाए। तो मैच्योर आरएनए वो होता है जिसकी टेल भी होती है और जिसकी कैपिंग भी होती है। तो कैप में इसके हेड पार्ट में प्रेजेंट रहता है मिथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे इसको जोड़ दिया जाता है। अब देखो ये जोड़ दिया जाता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सेल ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे को जोड़ देता है, कैपिंग हो गई। दूसरा फिर बात आती है, अभी भी मैच्योर नहीं हुआ, तो फिर याद आता है कि अच्छा टेल वाले पार्ट में भी तो कुछ करना होता है, तो बहुत सारे एडेनिन को टेल में जोड़ दिया जाता है, जिसे पॉली ए टेल कह दिया जाता है। नॉर्मली इसका काम क्या है, इसको डिग्रेडेशन से बचाने का काम इसका होता है। इन कैपिंग का और टेलिंग का यही काम होता है कि डिग्रेड होने से बचाया जाए। ठीक है, तो मैच्योर आरएनए जब ये सब कुछ हो जाता है, टेलिंग हो जाती है, कैपिंग हो जाती है, स्लाइसिंग हो जाती है, तो एक मैच्योर आरएनए बन के हमें मिल जाता है। अब ये मैच्योर, फुली मैच्योर आरएनए अब निकल जाता है न्यूक्लियस से, क्योंकि इसको ये तो निकल सकता ना, डीएनए नहीं निकल सकता है, डीएनए नहीं निकल सकता न्यूक्लियस से, तभी तो उसने एमआरएनए को बनाया। उसने एक ऐसा मैसेंजर बनाया अपना जो कि वो न्यूक्लियस से निकले और उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचाए, साइटोप्लाज्म तक पहुंचाए, क्योंकि वो तो खुद तो कैपेबल है नहीं डीएनए की वो निकल के साइटोप्लाज्म तक जाए।
तो इसलिए वो आरएनए को भेजता है, एमआरएनए को राइबोसोम्स तक भेजता है, जहाँ राइबोसोम में जाके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना ट्रांसलेशन, जो हम उसको पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन में ये हेल्प करता है एमआरएनए। कैसे हेल्प करता है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार पूरा डायग्राम सीख ले कि कैसे हुआ था फर्स्ट से लेके लास्ट तक। तो डायग्राम, ये वाला डायग्राम आप जितना डायग्राम की हेल्प से सीखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा एंजाइम यूज़ भी नहीं हुए हैं, 2 एंजाइम यूज़ हुए हैं, तो ईजिली आप याद कर सकते हो और स्टेप याद कीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था देखो, नॉर्मल सा डीएनए का स्ट्रैंड हमने लिया था, ये प्रमोटर रीजन, ये टर्मिनेटर रीजन, ये स्ट्रक्चर जीन, ये 5 डेज एंड था और ये 3 डेज एंड था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आया था, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया था। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आया था, आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड कर गया, कहाँ, प्रमोटर रीजन में। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन 3 डेज एंड 5 डेज एंड। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे ही, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो एक फैक्टर यहाँ पे आया था जिसे हमने कह दिया सिग्मा। और उससे पहले क्या हुआ था, ट्रांसक्रिप्शनल बबल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था। चलिए मैं बबल यहीं पे बना दूँ, यहीं पे मैंने बबल बना दिया। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल बबल का फॉर्मेशन हुआ, और बबल बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये बबल बना, बेटा ये पोर्शन नहीं होगा, ये बबल यहाँ पे बना और एक सिग्मा फैक्टर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जो हमारा एमआरएनए था उसने भी क्या कर दिया, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्रमोटर 3 डेज 5 डेज। ठीक है, अब धीरे धीरे ये क्या करने लगा, आगे बढ़ने लगा। ठीक है, कौन, जो ये आरएनए पॉलीमरेज था वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऐसे दिखा दो, 5 डेज से 3 डेज की तरफ ये बढ़ने लगा। ये हमारा टर्मिनेशन रीजन, ये ऐसा नहीं कि पैनल अलग अलग हो रही है, तो ये नहीं कि उसी से पर्टिकुलर दिखा रही हूँ। तो उसके बाद क्या करना था, उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि ये शिफ्ट होते ही जाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल शिफ्ट हो जाता है, और एक टाइम आता है कि ये टी रीजन पे पहुंच जाता है। अब टी रीजन पे जब पहुंचा तो यहाँ पे एंटर करता है रो। अब जो रो एंटर यहाँ पे को कर जाएगा, तो रो के एंटर करते ही ये प्रोसेस यहाँ पे को हो गई स्टॉप। और प्रोसेस स्टॉप होने के बाद, जैसे ही रो ने एंटर किया, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ये क्या हो गया, वापस इसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में था, और यहाँ से हमारा क्या बन गया, आरएनए 5 डेज से 3 डेज एंड वाला बन गया। और साथ ही साथ ये भी आगे को चलते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, है ना। ये, या ऐसे आप कह दो 5 डेज से 3 डेज, 5 डेज से 3 डेज ये बन रहा था, और यहाँ से ये अलग हो गया, 5 डेज से 3 डेज में ये बन गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस थी, ये थी हमारी आरएनए सिंथेसिस की। फिर यहाँ पे को जो जो इंट्रॉन्स थे उनको हमने अलग कर दिया। इंट्रॉन्स के अलग होने, ये देखिए ये वाला पोर्शन था, अब ये रेड पोर्शन हमने हटा दिया, तो हमारे पास सिर्फ एक्सोन ही एक्सोन हमारे पास रह गए 5 डेज से 3 डेज। फिर यहाँ पे को हमने क्या कर दी, कैपिंग कर ली, और यहाँ पे को हमने टेलिंग कर दी, और यहाँ पे पूरी तरीके से मैच्योर एमआरएनए हमें मिल गया। और ये मैच्योर एमआरएनए अब राइबोसोम्स में जाएगा, राइबोसोम्स में जाके वहाँ आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में हमें हेल्प करेगा। और प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, और जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को पढ़िए, समझिए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जो हमने कल भी शायद इसमें पढ़ा था, नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारे ये काम आएगा। तो आप कुछ इस तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो हमने सब यूनिट जो पढ़ी थी ना, आप उसे एक सिंपल वे में अलग तरीके से याद कीजिए। ठीक है, कल तो हमने बहुत सारी पढ़ ली थी ना, तो उनको मत पढ़िए। देखिए, ये कहिए कि ये है हमारा प्रोकैरियोटिक, ये है हमारा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की जो यूनिट होती है, ये मान लो 30S और 40S, ये होती है 60S और 50S। ठीक है, ऐसे याद कीजिए। यूकैरियोटिक का ये हो गया, और ये यूकैरियोटिक का है, ये प्रोकैरियोटिक का। 2 सब यूनिट है, 50S और 60S, इसकी 30S और 40S वाली है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हमारे ये काम आने वाला है।
ठीक है। तो यहाँ पे को बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब ये तो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है पूरा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कैसे प्रोटीन बनता है। और उसके बाद एक चीज़ और पढ़ेंगे, लैकोपेरॉन। नीट में हर साल इस लैकोपेरॉन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा मतलब एक पूरा चैप्टर ही एक ऐसा कलेक्शन इस चैप्टर में है कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो, आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। सब कुछ हमें पता चल रहा है कि डीएनए ने कैसे रेप्लिकेट किया, हमने इतने इजी वे में समझा। हमने ये डीएनए एमआरएनए कैसे बनाता है सिर्फ डायग्राम से हमने समझा है, ना कोई थ्योरी, बिना किसी चीज़ के, हमने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से समझा है। बस एंजाइम आप याद कीजिए, कौन से स्टेप में क्या होता है ये याद कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ ना एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है, ना इससे कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत है। डायग्राम बनाइए, हर स्टेप में लिख दीजिए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। जैसे अगर सिग्मा एंटर कर रहा है तो लिखिए कि सिग्मा एंटर कर रहा है क्योंकि ये इनिशिएशन फैक्टर है, और इनिशिएशन फैक्टर तभी का प्रोसेस तभी स्टार्ट हो पाएगी जब इनिशिएशन फैक्टर आएगा, ठीक है। उसके बाद रो एंटर कर रहा है तो लिख दीजिए कि प्रोसेस को स्टॉप करना है। अब तो एमआरएनए पॉलीमरेज के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रोके भी और सिंथेसाइज भी करे, उसके पास सिर्फ सिंथेसाइजेशन की कैपेसिटी है। तो दूसरा फैक्टर आता है जिसे हम रो कहते हैं, रो आता है और प्रोसेस को रोक देता है। फिर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग होती है। उस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि यहाँ पे हमने मिथाइलिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया है, वहाँ पे हमने एडिनिन पॉलीटेल्ड हमने जोड़ दिया है, बहुत सारे एडिनिन जोड़ दिए, इंट्रॉन्स को हमने बाहर कर दिया। तो सारा का सारा फंक्शनल पार्ट अब हमारे पास प्रेजेंट है, तो उसी को हमने क्या कह दिया, मैच्योर एमआरएनए कह दिया। अब ये मैच्योर एमआरएनए निकलेगा, राइबोसोम्स में जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो कोई टफ तो है ही नहीं ना, बस एक बार ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हम ट्रांसलेशन पे पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है। तो तब तक के लिए इसके नोट्स बनाइए, इसको दोबारा से नोट कीजिए वीडियो देख के, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं दोबारा से लेक्चर बनाऊंगी या दोबारा से एक बार एक्सप्लेन आपको कर दूंगी। तो हैव ए नाइस डे।